बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे थे। अब तक इस चैप्टर के 4 न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे पांचवें न्यूमेरिकल्स की। तो पांचवें सवाल, पांचवा जो न्यूमेरिकल है उसका क्वेश्चन सबसे पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखने के लिए हम जो है वो टाइप का ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन लिखना शुरू करता हूँ जी मैं। अब पांचवा सवाल जो हम आज की तारीख, आज हम पहला जो आज का हमारा सवाल है वो है जी, आ प्रोटॉन आ प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 kg। ठीक है, ये के है, ये केजी है। ठीक है, किलो ग्राम। ठीक है, के अभी आ नहीं रहा। एंड चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम is to be held motionless between two horizontal parallel plates 10 centimeter apart. Find the voltage required to be applied. Find the required voltage to be applied between the plates. ये सवाल है जी आपके पास। ये आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल है और इस चैप्टर का ये हम पांचवा न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले इसके लिए हमें डायग्राम भी बनानी होगी और इसके लिए हमें जो है सवाल को समझना भी होगा। तो सबसे पहले तो एक छोटी सी चीज करेक्ट कर लेते हैं जी। ये किलोग्राम है। ठीक है जी, मैं यहाँ काट के लिख देता हूँ के जी। अच्छा, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहते हैं जी, हमने अभी टाइप किया है, इसमें हमने लिखते हुए पढ़ लिया था। A proton of mass 1.67 multiplied by 10 की पावर 27 किलोग्राम and charge 1.6 multiplied 10 की पावर -19 column is to be held motionless between two horizontal parallel plates 10 centimeter apart. Find the voltage required to apply between the plate. यानी आपसे कह रहे हैं कि आपके पास एक प्रोटॉन है जिसका मास आपको दिया हुआ है और उसका चार्ज भी आपको दिया हुआ है। वो मोशनलेस मौजूद है इस वक्त। मोशनलेस का मतलब होता है उसमें कोई हरकत नहीं है, बिल्कुल रुका हुआ है। नो मोशन इज कॉल्ड मोशनलेस। तो ये जो प्रोटॉन है ये मोशनलेस है बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स। दो हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स के दरमियान ये जो प्रोटॉन है बिल्कुल जाके मोशनलेस हुआ हुआ है, हरकत नहीं कर रहा, ना नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है। और दोनों पैरेलल प्लेट्स 10 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर हैं। फाइंड करना है आपको रिक्वायर्ड वोल्टेज। वोल्टेज आपको जो है वो मालूम करना है। अब जरा इसकी पहले एक डायग्रामेटिकली इसकी एक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। एक ये पैरेलल प्लेट हमने ले ली और एक हमने ये पैरेलल प्लेट ले ली। हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट का है ना इन्होंने, ये देखिए जी लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट। तो ये दोनों प्लेट देख लें, हॉरिजॉन्टल भी हैं और पैरेलल भी हैं। अब इन दोनों प्लेट्स पर जो चार्ज है तो हम कंसीडर कर लेते हैं जी, नीचे वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और ऊपर वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो हमने कंसीडर क्या किया कि जो हमारे पास नीचे वाली प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और ऊपर वाली प्लेट पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। वैसे तो ये चार्ज पूरी प्लेट पर होगा, ठीक है जी, ऐसे पूरी प्लेट पर होगा, लेकिन बस मैं ज्यादा ज्यादा शो नहीं करता, थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। ये आ गया जी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस पूरी प्लेट के ऊपर ये। ठीक है जी, ये हमारे पास दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेट्स आ गई, ये बनाई है मैंने। हॉरिजॉन्टल प्लेट्स बनाई है, कितनी है? दो। अब क्या कहते हैं जी इस न्यूमेरिकल में कि आपके पास एक प्रोटॉन है, आपके पास एक प्रोटॉन है जिसका चार्ज और मास आपको दिया हुआ है
और वो इनके बीच में, बिटवीन मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच में मोशनलेस है, यानी बिल्कुल रुका हुआ है, बीच में है। तो चलें जी, ये हम प्रोटॉन कंसीडर कर लेते हैं एक दूसरे कलर से। ये हमारे पास वो प्रोटॉन आ गया। ये प्रोटॉन है जी, जो के दोनों प्लेट के बिल्कुल बीच में है, और ये मोशनलेस है। मोशनलेस का मतलब ना ये नीचे जा रहा है ना ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने वो प्रोटॉन कंसीडर कर लिया, प्रोटॉन कंसीडर कर लिया जो हेल्ड मोशनलेस बिटवीन द प्लेट। तो ये एक प्रोटॉन हो गया जो दोनों प्लेट के बीच में बिल्कुल मोशनलेस पड़ा हुआ है। आपको मालूम करना है कि इन प्लेट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई हो रहा होगा। यानी कि ये दोनों प्लेट्स आपने जो है किसी बैटरी से कनेक्ट की हुई होंगी। इसको सपोज करें आपने जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है, सॉरी इसको तो हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे ना, नेगेटिव चार्ज है। तो इसको हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है, ये जी नेगेटिव से कनेक्ट हुई हुई है। और ये वाली प्लेट जो है ये हमारे पास पॉजिटिव से कनेक्ट हुई हुई है, ठीक है जी। तो इस वजह से क्या होगा, अब इन दोनों प्लेट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है। जबकि इन दोनों प्लेट के दरमियान डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। दोनों प्लेट जो है अपार्ट मतलब दूर, यानी दोनों प्लेट्स जो है वो 10 सेंटीमीटर दूर हैं। तो यानी इन दोनों प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये जो डिस्टेंस है जी बिटवीन द प्लेट यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये है डी, ठीक है। जब मैं यहाँ से मिटा देता हूँ तो डायग्राम हमारी काफी अच्छी बन गई, तो इसको ऐसे रखते हैं। तो ये हमारे पास सवाल है, अब हम इसका डेटा बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो हमसे सबसे पहले हमें मास दिया हुआ है प्रोटॉन का, ये दिया हुआ मास प्रोटॉन का, तो हम मास लिख देते हैं m इक्वल्स टू 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 kg। ये मेरे पास इस सेंटर में पड़े हुए प्रोटॉन का मास है। जबकि इसका चार्ज हमें दिया हुआ है, ये लिखा हुआ चार्ज हमें दिया हुआ है, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्यू लिखते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कॉलम। तो ये आपका जो बीच में प्रोटॉन है दोनों प्लेट्स के बीच में, उसका मास हो गया, उसका चार्ज हो गया। और आगे ये जो हमें दिया जा रहा है 10 सेंटीमीटर, ये दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है। तो दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस को हमने फॉर्मूलों में डी से रिप्रेजेंट किया होता है, लिहाजा डी लिखेंगे हम 10 सेंटीमीटर। इसको 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में होना चाहिए था। तो अब ये मीटर में आ जाएगा जी 0.1 मीटर, ठीक है जी। तो बस ये तीन चीजें दी हुई हमें, मास दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट दिया हुआ है। और हमसे मालूम क्या करने को कह रहे हैं जी, पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है इस डायग्राम में, ठीक है जी। ये हमारे पास सवाल है। अब इसके सोल्यूशन के लिए आते हैं जी। सबसे पहले अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन पे। अब देखें जी, सबसे पहली बात है, ये जो वर्ड है ना मोशनलेस, इसके बहुत अहम मायने। ये वर्ड नजर आ रहा है आपको, ये मोशनलेस, ये इसका बड़ा की वर्ड है इस न्यूमेरिकल का। मोशनलेस का मतलब होगा इक्विलिब्रियम, रेस्ट, ये रुका हुआ है, तमाम फोर्सेस बराबर है, यही मतलब होता है ना फिजिक्स में। मोशनलेस का मतलब हो गया स्टेट ऑफ रेस्ट, और स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब होता है कि उस ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम आया हुआ है, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। तो अगेन यहाँ पर अब हम फोर्सेस देखेंगे। तो इस प्रोटॉन पर दो फोर्सेस होंगी, एक तो ऐसे नीचे की तरफ जिसको हम कहते हैं वेट, है ना जी। हर ऑब्जेक्ट का एक वेट होता है जी डाउनवर्ड। तो इस प्रोटॉन का एक मास होगा, मास की वजह से इसका जो वेट है वो नीचे है। जबकि अगर आप यहाँ देखें तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, नीचे प्लेट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगी, और ऊपर नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ बनती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे बनती है, ऐसे ऊपर की तरफ, ये हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दो फोर्सेस है। एक फोर्स कौन सी है जी, वेट, जो कि नीचे की तरफ होती है, हमने वेट शो कर दी। और एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि ये दोनों प्लेट्स भी चार्ज हैं, बीच में प्रोटॉन भी चार्ज है। तो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ क्यों है, क्योंकि इस प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये नीचे की प्लेट से रिपल और ऊपर की प्लेट से अट्रैक्ट होगा। तो ये प्रोटॉन ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन डब्ल्यू ने इसको बैलेंस कर दिया, इसलिए ये मोशनलेस हुआ है। तो ये दो फोर्सेस हैं। अब चूंकि प्रोटॉन हिल नहीं रहा,
मोशनलेस है, इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। तो अब इसी बात को हम लिख लेते हैं। तो एज प्रोटॉन इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि आपका प्रोटॉन रुका हुआ है दोनों पेयर्स के दरमियान, यानी कि इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में कब होता है जी? जब आपकी दोनों वर्टिकल फोर्सेस आपस में बराबर होती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बराबर होगी वेट के। अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। ठीक, अब हम फॉर्मूले डालते हैं इस इक्वेशन में। फोर्स का फॉर्मूला हम चूंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, तो हम फोर्स का ये वाला फॉर्मूला डालेंगे, F इक्वल्स टू इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय चार्ज। ये वाला फॉर्मूला हम फोर्स का पुट कर देते हैं। ये आपको याद होगा, इंटेंसिटी के फॉर्मूले से बनाया। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। इंटेंसिटी का कल हमने इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, ये पहला फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का। क्यू डिवाइड हो रहा है, ई के पास लेके गए, मल्टीप्लाई हो गया और ये बन गया। तो फोर्स की जगह हम ई क्यू डाल देते हैं जी। ठीक है, तो हमने फोर्स की जगह डाल दिया ई क्यू, यानी इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय चार्ज। जबकि वेट की जगह हमें पता है जी, वेट का फॉर्मूला होता है एम जी, तो वेट की जगह हमने एम जी डाल दिया। ठीक है जी, अब क्यू हमारे पास है, ई हम एम हमारे पास है, लेकिन जी हमारे पास नहीं है। ठीक है, एम हमारे पास है, मास हमें पता है ना, पर न्यूमेरिकल में डेटा में लिखा हुआ है। चार्ज हमारे पास है, जी की वैल्यू हमें पता है 9.8, ई हमारे पास नहीं है। तो अब हम इंटेंसिटी के फॉर्मूले को रिप्लेस करते हैं, कर रहा हूं। तो अब चूंकि हमारे पास इंटेंसिटी नहीं है और हमें वोल्टेज मालूम करना है। ठीक है, अब जरा ध्यान में देखिएगा, इंटेंसिटी नहीं है मेरे पास और मुझे वोल्टेज मालूम करना है, तो ऐसा फॉर्मूला जिनमें ये दोनों होती है, आपको याद होगा इंटेंसिटी का हमने एक फॉर्मूला बनाया था, E इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, याद है? ये फॉर्मूला हम डालेंगे। लेकिन अब ये डेल्टा आर क्या होता है जी? डिस्टेंस होता है। यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस डी की शक्ल में, लिहाजा इसको हम डी कर देंगे। ठीक है, तो जरा ये गंदगी साफ कर देता हूँ और अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो अब हम E को रिप्लेस करेंगे जी इस फॉर्मूले से, E इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय डी। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था और इस फॉर्मूले की हेडिंग जो थी, इस डेरिवेशन की हेडिंग क्या थी? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वहां ये डेल्टा आर होता है, बहरहाल आर का मतलब डिस्टेंस होता है, यहाँ हम डिस्टेंस को डी कह रहे हैं, लिहाजा हमने डी डाल दिया। तो अब हम ई हटाएंगे, ई की जगह क्या आ जाएगा? वी डिवाइडेड बाय डी क्यू इक्वल्स टू एम जी। अब आपके पास सब कुछ सही है। अब पहले तो आप ये दोनों वेरिएबल्स को उधर ले जाएं, v इक्वल्स टू एम जी, डी डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और q मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एम जी, ये q मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे आया डिवाइड हो गया, और डी डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे आया मल्टीप्लाई हो गया। अब आप वैल्यूज डाल सकते हैं जी। मास आपके पास है 1.67, यहाँ लिखते हैं। मास हमारे पास है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27। डी कितना है जी? ओ, जी की वैल्यू तो हमें पता है 9.8 होती है। उसके बाद डी है, तो डी की वैल्यू चेक कर लेते हैं जी, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर डिवाइडेड बाय, और क्यू कितना है जी? क्यू हमारे पास है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। अब आपने वैल्यूज डाल दी, अब आप इसको कैलकुलेशन करें, सॉल्व करें। मैं करता हूँ जी साइड बाय साइड। सबसे पहले हम 1.67 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, ये आएगा 1.63। इसको हम डिवाइड करेंगे 1.6 से, तो ये आ जाएगा 1.02। क्या आ जाएगा? 1.02। ठीक है, तो ये 1.67, 9.8 और 0.1 इनको मल्टीप्लाई किया और फिर 1.6 से डिवाइड कर दिया। दूसरी तरफ 10 की पावर का हाल देखते हैं क्या होगा जी। ठीक है जी, 10 की पावर ऊपर कितनी है? -27, नीचे -19 है, लेकिन जब ये ऊपर आएगी तो +19 हो जाएगी। ठीक है जी, ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल रहा है हमारा।
v इक्वल्स टू 1.02 मल्टीप्लाई बाय, अब 10 की पावर देंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तब 27 में से 19 निकाल दें, 8 बचेंगे माइनस के, माइनस का 8, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, v लिखें, दैट इज योर आंसर। ठीक है जी। सो ये आपके पास सवाल था कि एक प्रोटॉन है जिसका चार्ज और मास आपको दिया हुआ था, और वो जो है आपके पास एक दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो है वो बिल्कुल रुका हुआ था, मोशनलेस था। आपने बताना था कि उन प्लेट पर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो आपने क्या कहा जी, ये असल चीज थी। आपने कहा कि प्रोटॉन चूंकि इक्विलिब्रियम में, लिहाजा इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वेट से बैलेंस हो गई। दोनों के आपने फॉर्मूले डाले, एफ की जगह आपने डाला ई क्यू, डब्ल्यू की जगह आपने डाला एम क्यू। अब ई नहीं है आपके पास, लेकिन आपने ई को वी अपॉन डी से रिप्लेस कर दिया, और अब आपने इस इक्वेशन को वी की इक्वेशन बना दी, वैल्यूज डाली, सॉल्व किया, दैट इज द आंसर। अब अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं जी, उसको भी अब हम टाइप करेंगे, यहां पे टाइप करते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये जो अभी हमने न्यूमेरिकल किया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको कहा था कल की क्लास में कि जो दो न्यूमेरिकल हम करेंगे कल आज की क्लास में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक जो हमने किया अभी, और एक ये वाला, हाउ, यार एक मिनट जरा मैं फाउंड सही कर लूं, 16, ठीक है। हाउ many electrons should be placed on each of the two similar spheres? How many electrons should be placed on each of the two similar spheres, each of 10 gram, each of 10 gram, so that electrostatic force, नहीं सॉरी, electrostatic repulsion be balanced by gravitational force। ठीक है जी, ये, हाँ जी, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, ये आज का हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है। तो एक ये जो हमने न्यूमेरिकल किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे आप मार्क कर लें चाहे तो, इंपॉर्टेंट लिख लिएगा। ठीक है जी। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा ये वाला न्यूमेरिकल आता है, और एक ये वाला जो हम करने जा रहे हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, और इसको भी हम मार्क कर लेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी गौर से समझिएगा। अब इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं जी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी प्लेस ऑन ईच ऑफ द टू स्फेयर्स। दो स्फेयर है, दो सिमिलर स्फेयर है, लिखा हुआ ना सिमिलर, यानी एक ही जैसे, दोनों का मास एक ही है और दोनों पर चार्ज भी हम एक ही जैसा डालेंगे। तो दो सिमिलर स्फेयर्स हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने प्लेस किए जाए। जाहिर बात है जब हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे ये चार्ज बनना शुरू हो जाएंगे, जब चार्ज बनना शुरू हो जाएंगे और दोनों सिमिलर चार्ज बनेंगे तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो हमसे कह रहे हैं कि जी इन दो सिमिलर स्फेयर पर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स डालें कि इनका चार्ज इतना हो जाए कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दे। ये मामला क्या है जी, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ जरा। ये दो स्फेयर हैं, एक ये स्फेयर है और एक ये दो स्फेयर है। ठीक है जी। अब इनका मास कितना दिया हुआ है हमें, 10 ग्राम, और चूंकि दोनों सिमिलर हैं तो इसका मास भी 10 ग्राम हो गया और इसका मास भी 10 ग्राम हो गया। अब हम इन दोनों पर सेम चार्ज अप्लाई कर देते हैं। वैसे तो अब मास की वजह से इनके दरमियान एक फोर्स कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इनको अट्रैक्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी होगी। और जब हम चार्ज डालना शुरू करेंगे, सपोज करें इलेक्ट्रॉन हम प्लेस कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज आएगा इन पर, इलेक्ट्रॉन हम प्लेस कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज आएगा।
नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे बनेगी। ठीक है, तो जब तक इन पे चार्ज नहीं है या चार्ज है भी, एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और एक इन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये दोनों बैलेंस हो जाए, इक्वल हो जाए, तब आपको जो है इस पे मालूम करना है चार्ज कितना अप्लाई किया जाएगा। बहुत आसान न्यूमेरिकल है जी। पहले तो हम डेटा लिख लेते हैं इसका। डेटा याद रखिएगा, दोनों स्फेयर आपके सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब दोनों का मास एक जैसा होगा, दोनों का चार्ज एक जैसा होगा। चलिए जी। अच्छा, अब चूंकि सिमिलर है तो दोनों का मास सेम होगा, यानी m1 और m2 बराबर है, और हम इसको m से डिनोट कर लेंगे। वो कितना है, ये लिखा हुआ आपके पास 10 ग्राम। 10 ग्राम। अब इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा 0.001, नहीं 1 2 3 0 1 किलोग्राम। ये आपके पास मास आ गया। ठीक है, तो आपने दोनों स्फेयर का मास लिख दिया, ये लिखा हुआ जी आपके पास ईच ऑफ 10 किलोग्राम। अच्छा, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे आपको याद होगा, लेकिन मैं आपको एंड में बता दूंगा। चलिए, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कोलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये वैल्यू आपको याद करनी होगी। अब आपसे मालूम क्या करना करना चाह रहे हैं जी, कि आप हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव, इलेक्ट्रॉन्स कितने रिमूव किए जाए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम एन से डिनोट करते हैं, ये मालूम करना है हमें। हमें मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, अब हम इस पर सॉल्व करते हैं जी इस न्यूमेरिकल को। सबसे पहले दो चीजें बस, एक चीज हमें दी हुई है, मास ऑफ चार्जेस, वो मास ऑफ स्फीयर, और हमें मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखें, इसमें आपसे क्या कह रहे हैं जी, कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, आपस में बैलेंस, यानी कि बराबर। तो हम यही कंसीडर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो गई। ठीक है, बैलेंस मतलब बराबर, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये कंसीडर कर लेते हैं, यही कह रहे हैं ना, हम कह देते हैं जी हो गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम फॉर्मूला जानते हैं जी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स का हम फॉर्मूला जानते हैं, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। अब चूंकि दोनों बॉल स्फीयर सिमिलर थे, यानी दोनों का मास भी एक जैसा है और दोनों का चार्ज भी एक जैसा डालेंगे हम, तो ये Q1 Q2 एक ही जैसे हैं, तो ये Q स्क्वायर हो जाएंगे। M1 M2 एक ही जैसे हैं, तो ये M स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, जी M स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, क्योंकि दोनों स्क्वायर आपके एक ही जैसे हैं, उनका मास एक जैसा है और उन पर हमें चार्ज भी एक ही जैसा डालना होगा। तो ये दोनों m सेम है, इसलिए आपने m स्क्वायर कर दिया, ये दोनों q सेम है, q स्क्वायर कर दिया। अब ये दोनों तरफ से आपने आर स्क्वायर काट दिया, क्या बचा आपके पास, के क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर। अब इसमें से q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, चार्ज पता करना है कि एक स्क्वायर पे कितना चार्ज है। q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम q स्क्वायर को रहने देते हैं, जी एम स्क्वायर के पास ले जाते हैं k को, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम वैल्यूज डालते हैं, जी की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ स्फीयर कितना है हमारे पास, मल्टीप्लाई का साइन नहीं दे रहा, यहाँ डालते हैं। मास ऑफ स्फीयर कितना था चेक करते हैं, 0.01 kg। मास कितना लिखेंगे हम, 0.01, और स्क्वायर करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर डाला हुआ है, डिवाइडेड बाय के की वैल्यू आपको याद होगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। ठीक है जी, अब क्यू स्क्वायर लिखें, सबसे पहले आप इन वैल्यूज को सॉल्व करें। 0.01 का स्क्वायर लेते हैं हम, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01 स्क्वायर हो गया इसका। अब मल्टीप्लाई करें आप इसको 6.67 से और डिवाइड कर दें 9 से। अरे यार तो सही नहीं आ रही, मैं आपको यहाँ पे करके देखता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा।
मोबाइल के कैलकुलेटर में नहीं, यहाँ पे करके देखता हूँ मैं। हाँ जी, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01, ये स्क्वायर हो गया। अब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.67 से, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे 9 से। 7.4 पता नहीं क्या वैल्यू आ रही है, 10 की पावर -7 आ रही है। अच्छा जी, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है जी, कि हमारे पास ये न्यूमेरिकल इस वैल्यू पर सॉल्व नहीं हो रहा, कैलकुलेटर हार मान रहा है। यानी कि ये 6.67 मल्टीप्लाई बाय 0.01 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, तो कैलकुलेटर हार मान रहा है, कैलकुलेटर पागल हो गया, एडिशन नंबर दे रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इस अंदर वाले नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लाते हैं। ये जो है ना 0.01, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाते हैं। तो ये क्या हो गया जी, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 0.01 है, पॉइंट को आप 1 के बाद ले आए यहाँ पर, तो 1 हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब क्या होगा जी, 2 डिजिट जम कर रहे हैं तो -2 पावर आ जाएगी, ठीक है जी, और ये होल स्क्वायर, ठीक है जी। ठीक है जी, एक और एक दो, तो ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में कर दिया। वजह मैंने आपको बता दिया जी, कैलकुलेटर हार मान गया था, तो हम तो नहीं मानेंगे हार, लिहाजा हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर दिया, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। अब ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिहाजा 1 को तो फिर मल्टीप्लाई करना बेकार है, तो ये तो 1 खत्म हो जाएगा। 6.67 को हम डिवाइड कर देते हैं 9 से, तो इसका आंसर आएगा 0.74, 0.74, ठीक है जी। समझ में आ गई बात, हमने स्क्वायर देखा ना, जब यहाँ पे ये वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही थी तो हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में कर दिया। 1 बेकार होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 1 को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर यही रहेगा, लिहाजा आपने 6.67 को 9 से मल्टीप्लाई किया। 10 की पावर देख लें, 10 की पावर -9, ये कितना हो जाएगी जी, ये वाली पावर 2 टू जा माइनस का 4, तो 10 की पावर -4, और ये जो माइनस की 9 है नीचे, ये ऊपर आएगा, और सॉरी प्लस का 9 है ऊपर आके माइनस का 9 हो जाएगा। ये पावर्स हो गई, 10 की पावर -11, ये हो गया जी 2 टू जा 4 लेकिन माइनस की, और ये हो गया 10 की पावर ऊपर आके -9। ये क्यू स्क्वायर चल रहा है, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0.74 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो गई जी, ये हो गई 24, 19 11 और 9 20 और 4 -24। अब आप स्क्वायर रूट ले लो, ताकि ये क्यू पर से स्क्वायर खत्म हो जाए। स्क्वायर रूट लेंगे आप दोनों तरफ का, यहाँ का भी यहाँ का भी। अब ये क्यू से स्क्वायर कट गया, क्यू इक्वल्स टू, अब 0.74 का स्क्वायर लेते हैं सबसे पहले, स्क्वायर रूट ऑफ 0.74 0.86, 0.74 का स्क्वायर कितना आता है 0.86 मल्टीप्लाई बाय 24 को आधा कर दें 10 की पावर -12 कॉलम। एक बॉल पर जो चार्ज है वो आपने निकाल दिया, एक बॉल पे कितना चार्ज आएगा, लेकिन आपको चार्ज थोड़ी पता करना है, आपको तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है। सो अब चार्ज से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक फॉर्मूला हमने शुरू में देखा था, Q इज इक्वल टू, ये बिल्कुल शुरू में बताया था आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक फॉर्मूला था हमारे पास चार्ज था। इसमें आपको चार्ज आपने मालूम कर लिया, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो आपको याद होना चाहिए, 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। एन आपको पता करना है, तो पहले एन का फॉर्मूला बनाए, इसको एन इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्यू की वैल्यू लिखें जी 0.86 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाय, नीचे आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज डालें जी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, वैल्यू याद कर लिएगा, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज डाल रहे हैं जी वैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बोला हुआ है सवाल में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने चार्ज निकाल लिया और अब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं। अब आप इन वैल्यूज को डिवाइड करें और एन हासिल कर लें। 0.86 को सबसे पहले 0.86 डिवाइडेड बाय 1.67, ये हो जाएगा 0.51, 0.51 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर देखें जी,
10⁻12 और ये -19 ऊपर आके क्या हो जाएगा +19। 0.51 मल्टीप्लाई बाय 10 कितनी हो जाएगी जी 19 में से 12 माइनस कर दें 7 8 9 7 हो जाएगी जी 10⁻+7। ठीक है जी। अब आप चाहें तो इसको सीधे तरीके से नंबर पे लिख दें, चाहे तो आप इसको छोड़ दें ऐसे। अगर ऐसे जोड़ देंगे ये भी आंसर है जी, और अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो 7 डिजिट बाद पॉइंट लगा दें। तो ये यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 इतने इलेक्ट्रॉन्स आपने एक चार्ज बॉडी पे डालने हैं एक स्फीयर में, तो आपके पास जो है वो फोर्स जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स वो बैलेंस हो जाएंगी। एक दफा इसकी कैलकुलेशन चेक कर लिएगा, क्योंकि मैं यहाँ सॉल्व भी कर रहा हूँ, हाथ के हाथ कैलकुलेट भी कर रहा हूँ। दैट इज क्वाइट टफ, हो सकता है मुझसे कोई गलत जो है वो कैलकुलेशन हो गई हो, मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो ये हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। मैं दोबारा बताता हूँ, आपके पास दो स्फीयर्स थे, दोनों का मास सेम था 10 ग्राम। आपसे कह रहे हैं जी कि उनमें से हम इलेक्ट्रॉन कितने निकालें या डालें कि आपका जो दोनों स्फीयर्स का चार्ज है वो ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाए। हमने मास को कन्वर्ट कर लिया 0.01 kg और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए। अब चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बराबर होती है, तो हमने लिखा जी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर हमने दोनों के फॉर्मूले डाले, चार्ज और मास सेम था लिहाजा हमने क्यू स्क्वायर एम स्क्वायर कर दिया, रेडियस स्क्वायर काट दिया, ये हमारे पास बचा। इससे हमने क्यू का फॉर्मूला बनाया, वैल्यूज डाली, और ये हमने सारा वैल्यूज को सॉल्व करके पहले क्यू स्क्वायर निकाला, ये हमने क्यू स्क्वायर निकाला, फिर स्क्वायर रूट लेकर हमने क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, यानी एक बॉल पर कितना चार्ज है। अब चार्ज का एक फॉर्मूला ये भी होता है जी कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन से चार्ज पता करना हो तो n मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। n चाहिए तो आपने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और q को डिवाइड करा दिया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू याद कर लिएगा 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 एंड दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आज के दो न्यूमेरिकल्स थे, ये दोनों न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों न्यूमेरिकल्स को ध्यान में रख लिएगा कि ये दोनों न्यूमेरिकल्स इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं, लिहाजा इन न्यूमेरिकल्स की बार बार आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है जी। आप इनके तरह कैलकुलेशंस को मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, चेक जरूर कर लिएगा, क्योंकि मैं लिख भी रहा हूँ और सॉल्व भी कर रहा हूँ, हाथ के हाथ कैलकुलेट भी कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो बस जरा ये चीज देख लिएगा, मैं आपको यहाँ की कैलकुलेशन बता देता हूँ इस हिस्से की, कि मैं यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि कैलकुलेटर हार मान रहा था, एरर दे रहा था। तो मैंने क्या किया, इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, पॉइंट को 2 डिजिट इधर लेके गया और 10⁻⁻2 डाल दी। ये 1 तो बेकार हो गया और 10⁻⁻2 कितना हो जाएगा -4 स्क्वायर करेंगे हम। और फिर बस ये वाली कैलकुलेशन चेक कर लिएगा कि 6.67 को 9 से डिवाइड करें तो क्या आया, यही आंसर आता है। फिर इसका स्क्वायर रूट निकालें तो क्या यही आंसर आता है, ये हमने क्यों निकाल दिया। ठीक है जी। यहाँ पर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज मैंने आपको कराए, इंशाल्लाह कल की क्लास में फर्दर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब इसके यानी हम सिर्फ